बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी डेफिनेशंस के सिलसिले का सेकंड पार्ट अब रिकॉर्ड करा रहे हैं। इससे पहले जो डेफिनेशंस आपको बताई हैं, होपफुली आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन है, इसको हम एक शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, कुछ बातें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, तो उसके उन पॉइंट्स को भी हम साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को आप समझें। देखिए बेटा, वर्ड यूनिट का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? यूनिट का लिटरेरी मीनिंग है वन, और वेक्टर एक वेक्टर है। तो डेफिनेशन जो की जाती है वो सिंपल इस तरह से की जाती है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो या वन यूनिट हो इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बेसिकली उसकी वन मैग्नीट्यूड इन ए गिवन वेक्टर को बताता है। क्या मतलब है इसका? हाँ, इसके मतलब को समझने से के लिए आप ज़रा वेक्टर की डेफिनेशन पे गौर करें कि वेक्टर में जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो मैग्नीट्यूड होती है, और जो टिप है वो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो बच्चों, डायरेक्शन ही का दूसरा नाम यूनिट वेक्टर है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर का मतलब है कि अगर हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन की जस्ट बात करनी है, उसकी मैग्नीट्यूड को छोड़ के, तो हम कहेंगे कि ये इसका यूनिट वेक्टर है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आपको कि अगर 10 किलोमीटर ईस्ट एक वेक्टर है और 100 किलोमीटर ईस्ट एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स हैं, आप इन दोनों का यूनिट वेक्टर 1 यूनिट ईस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स के पैरेलल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। तो सिंपली आप याद रख लें कि डायरेक्शन को ही यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी आप इसको अगर डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के साथ ही बताते हैं कि ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसमें मैग्नीट्यूड का कोई कंसर्न नहीं होता, यानी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम है या ज़्यादा है, हमें जब उसके यूनिट वेक्टर की बात करनी है तो हमें जस्ट उसकी ये बताना है कि ये डायरेक्शन कहाँ है, यानी इन विच डायरेक्शन इट इज़ ओरिएंटेड बेसिकली, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसको बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का जो टेक्सचर है वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। A vector whose magnitude is equal to 1 या whose magnitude is 1 in a given direction is called unit vector of a given vector। अच्छा, अब ज़रा आप इस बात को इंटरप्रेट अगर इस तरह से करते हैं कि हम किसी वेक्टर a की बात करते हैं, इस वेक्टर a की आपके पास लेंथ है o से p तक, और बच्चों हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर a जो है 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है, तो यकीनन आप इसमें यूनिट सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि किसी भी वेक्टर में दो चीजें बताई जाती हैं। एक वेक्टर a इक्वल है अपनी मैग्नीट्यूड के और अपनी डायरेक्शन के प्रोडक्ट के। तो बेटा, डायरेक्शन का दूसरा नाम यूनिट वेक्टर है, और इसका साइन क्या होता है? अल्फ़ाबेटिक लेटर के ऊपर ये जो हैट का साइन है, ये यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करता है। एक वेक्टर दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का दूसरा नाम है यूनिट वेक्टर। तो फिर यूनिट वेक्टर कैसे हासिल होता है कि आप जब किसी वेक्टर को डिवाइड कर दें उसी की मैग्नीट्यूड पे, इस फार्मूले के मुताबिक आपको दिखाई दे रहा है कि एक वेक्टर को जब उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो सिर्फ डायरेक्शन बचती है। ज़रा इस मिसाल में देखो, आपका वेक्टर था 10 सेंटीमीटर ईस्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको कि हमारा वेक्टर था 10 सेंटीमीटर ईस्ट, और इसको इसी की मैग्नीट्यूड यानी 10 सेंटीमीटर पे अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 यूनिट ईस्ट आएगा।
तो इसका मतलब है कि ये जो लास्ट टिप है ये गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगी, जिसको इस तरह शो किया जाएगा ऐसे। आप सिंपली ये कह लें कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसके यूनिट वेक्टर होती है। और डायरेक्शन कैसे हासिल होगी? जब वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी की मैग्नीट्यूड पे। अब आपके सामने मैं मिसाल रखता हूं, अगर वेक्टर हमारा 100 सेंटीमीटर ईस्ट होता तब भी यूनिट वेक्टर 1 यूनिट ईस्ट में आना था, ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर ईस्ट को जब 100 पे डिवाइड करते तो आपका रिजल्ट फिर भी 1 ही आता, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अब ये किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, कैसे हासिल होता है, तो मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ पॉइंट्स में। आपने इसको अंडरस्टैंड प्लीज कर लेना है। जी बच्चों, आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो अब बोल भी रहे थे और साथ साथ आपको बताते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। सिंपली बात है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है। जी, ये कैसे हासिल होता है आपके सामने है कि जब किसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल आपके सामने है। नंबर 3 बेटा कि जब भी किसी अल्फ़ाबेटिक लेटर के ऊपर हैट का साइन होगा तो वो यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। ये 3 पॉइंट्स के बाद तो नंबर 4 पर है कि आई, जे एंड के। आप देख रहे हैं इनके ऊपर हेड का साइन है, तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की डायमेंशन के लिए रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। यानी एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई यूज़ करेंगे, वाई के लिए जे और जी के लिए के। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पहले इसका मैं स्केच भी बना देता हूँ और जब इसकी एग्जांपल देंगे तो आप इसको बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे। पहले इसका स्केच आपके सामने रखता हूँ। आपने बेटा कल ये सीखा था कि स्पेस के कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्पेस में सॉरी, आप जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो आप कहते थे 3 ऑर्थोगोनल लाइंस लेते हैं, ओ एक्स ओ वाई। आप जानते हैं ये एक्स वाई प्लेन है और जो थर्ड एक्सिस है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरह से होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो जी एक्सिस है जिसको दिखाते तो हम इस तरह से हैं, लेकिन ये बेसिकली जी एक्सिस एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल है। तो दैट इज नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, ये इस तरह से है, ओके। और आप के सामने जो हमने लिखा है आई जे के यूनिट वेक्टर, तो हम आई यूनिट वेक्टर यूज होगा जब हमें एक्स एक्सिस को इंडिकेट करना होगा। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है आई और वाई के अलोंग अगर है कोई कंपोनेंट तो उसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा जे, और अगर जी के अलोंग है तो यूनिट वेक्टर आएगा के। तो ये आई जे और के यूनिट वेक्टर्स हैं जो यूज होते हैं। ये बात दोबारा बताता चलूं कि स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के लिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाने के लिए आप लाइंस जो लेते हैं इसमें एक्स वाई जी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, बस होनी ये परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह पता है कि हमने इसको इस तरह से दिखाया था कि अगर आप इस लाइन को एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहते हैं, ये वाई है, तो फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जी है, ठीक है। और अगर आप इसके नेगेटिव साइड्स भी साथ दिखाना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा z, तो फिर ये डाउनवर्ड होगा z डैश, ठीक है। चले आपके सामने एक मिसाल रखते हैं। नाउ ये फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, आपने इसे क्वेश्चन में शामिल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमें ये कहा जाता है कि एक पॉइंट है 3, 4 कोऑर्डिनेट्स पर, इसका वेक्टर ड्रॉ करो।
और फिर उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखो। तो कंपोनेंट की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो आपके सामने पता लग गया कि पहला पॉइंट 3 यूनिट्स पर है, दूसरा 4 पर है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो आप समझ गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। चलें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। x x डैश, y y डैश, ओरिजिन x पे यूनिट 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, -1 -2 3 4 एंड सो ऑन, प्लस में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड देन -1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अपने पॉइंट को पहले लोकेट करें। x पे 3 यूनिट्स 1 2 एंड 3, इस पॉइंट पे आने के बाद हमने 4 यूनिट्स ऊपर को जाना है, तो ये 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, आप जान गए होंगे इनको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं कल वाले लेक्चर में। और बेटा ये आपका वेक्टर आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर को r कह लें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 3 और 4। आप ज़रा गौर से देखें, अगर इसके कंपोनेंट्स आपको बनाने बताए थे अभी लास्ट लेक्चर में, टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये इसी r का x कंपोनेंट है, और x पे कितने यूनिट्स है 3, और ये इसका y कंपोनेंट है, और y के अलॉन्ग कितने यूनिट्स हैं 4। आप समझ गए कि 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स मूव करने के बाद आप पॉइंट P तक पहुंचते हैं। तो हमारा वेक्टर r इक्वल होगा 3 + 4 के। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि 3 किसके अलॉन्ग है? तो आपको दिखाई दे रहा है 3 यूनिट्स अलॉन्ग x एक्सिस है। इस बात को इंडिकेट करने के लिए आप लिखेंगे I, और 4 यूनिट्स अलॉन्ग y है तो 7 यूनिट लिखेंगे वेक्टर j। अब आप समझ गए यकीनन कि I का मतलब था, अगर ये डायग्राम ना होती, जस्ट यही ब्लॉक दिखा दिया जाए, तो आप समझ गए होंगे कि आपने 3 यूनिट्स x एक्सिस पे आना है और 4 यूनिट्स y एक्सिस पे आना है। ठीक है, तो एक आपको मैं छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ आपके समझाने के लिए। आपने जस्ट मुझे इस बात का आंसर देना है कि वेक्टर b है -3i + 4j, ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, और एक वेक्टर c है जिसके साथ लिखा है 3i ओनली, और एक वेक्टर d है जिसके साथ लिखा है 6j। तो आपने इसके आंसर मुझे प्रोवाइड करने हैं कि ये वेक्टर कहाँ पर है। ये वेक्टर हो सकता है इनमें कुछ वेक्टर किसी लाइन पे हों, कुछ वेक्टर क्वाड्रेंट में हो, तो आपको अब i j की मदद से पता लग जाना चाहिए। आपने इसको ड्रॉ करके खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा उसका आंसर। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, डिफाइन करें आप नल वेक्टर को। नल वेक्टर का नाम जीरो वेक्टर भी है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो जाए और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी रहे। ये डायरेक्शन आर्बिट्रेरी और मैग्नीट्यूड 0, और फिर इसको हम वेक्टर भी कह रहे हैं। तो ये बात आपको एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझाते हैं, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, ये इसकी लिटरेरी डेफिनेशन है। आर्बिट्रेरी का मतलब है नॉट स्पेसिफिक, कोई खास नहीं है। अब ज़रा डेफिनेशन तो वेक्टर की ये होती है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी एक मैग्नीट्यूड हो और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। तो ये कैसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो गई। लेकिन आप ज़रा गौर करें बेटा, जब वेक्टर की लेंथ, लाइन सेगमेंट की लेंथ डिक्रीज होती है तो मैग्नीट्यूड कम होती है। डिक्रीज होते 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 अगर टेल और टिप एक नुक्ते पे आ जाए तो आप बताएं कि आप किस पॉइंट की डायरेक्शन किस तरफ लेंगे। जाहिर है आप इसको ज़रा इजीली समझें कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी ये टेल से टिप की तरफ डायरेक्शन बताई जा रही है। वो किसी भी तरफ हो सकती है, वो इस तरफ है या इस तरफ है।
ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी टेल को टिप के करीब टिप को टेल के क्लोज करते जाएं तो लेंथ कम हो रही है, कम होती 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 एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए तो टेल से टिप की तरफ क्या डायरेक्शन रहेगी? कुछ भी नहीं। तो जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगी वेक्टर की, तो इसका मतलब है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, वो एक डॉट है, और एक डॉट की अपने लिहाज से कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। आप जानते हैं कि डायरेक्शन एक रिलेटिव टर्म है, ये तो किसी दूसरे के रिस्पेक्टिव होती है। तो पहले क्या था? पहले एक टेल थी और एक टिप थी, और आप जानते हैं कि टेल से टिप की तरफ डायरेक्शन है। लेकिन जब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन गए तो फिर हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर सकेंगे। तो अब जरा डेफिनेशन पे गौर करें कि जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन फिर अब अंडरस्टूड है कि आर्बिट्रेरी हो जाएगी। ओके, डेफिनेशन तो हमने समझ ली, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? इसके बारे में बेटा याद रखना कि जो नल वेक्टर है ये कोई ऑपरेटिंग वेक्टर नहीं है। ये जब भी डिस्कस होगा ये बतौर रिजल्टेंट यूज़ होगा, यानी कब डिफरेंट वेक्टर्स के कम्बिनेशन का रिजल्ट ज़ीरो आएगा। तो जब एक वेक्टर का रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा तो उसके बाद वो किसी से ऑपरेट नहीं होता। ये आपको मैं इन पॉइंट्स को मैं बोर्ड के ऊपर लिख भी देता हूँ। तो ये डेफिनेशन के बाद आपके सामने फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर है ए, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर ईस्ट। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि इसी वेक्टर का नेगेटिव लेना हो तो वो क्या होगा? इतनी ही लेंथ आप लेंगे और टेल से टिप को रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा -a। तो -a क्या होगा? 10 सेंटीमीटर वेस्ट। आप बिल्कुल ऐसे समझ लें, एक शख्स 10 सेंटीमीटर, लेकिन एक शख्स के लिए तो 10 सेंटीमीटर बहुत छोटी ही वैल्यू है। आप एक इंसेक्ट की बात कर लें, एक आंट की बात कर लें, एक चींटी की बात कर लें, वो 10 सेंटीमीटर ईस्ट में जाती है एक स्ट्रेट लाइन पर, और फिर 10 सेंटीमीटर वेस्ट पे आ जाती है, तो वो जहाँ से चली उसी नुक्ते पे वापस आ गई। इसका मतलब है कि जब किसी भी वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट अंडरस्टूड है ज़ीरो वेक्टर आएगा, जिसको नल वेक्टर। अब ज़ीरो के ऊपर एरो हेड क्यों लगाया? आप समझ गए कि ये नल वेक्टर ज़ीरो वेक्टर है और ये बता रहा है कि ये किसी ऑपरेट होने वाले वेक्टर से रिजल्ट आया है, वरना इसके ऊपर एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल आप जानते हैं कि आगे हम वैसे इसे पढ़ेंगे भी, एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और उसी के ऊपर उसी के पहले वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल में लाएंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर, वो a प्लस -a यानी नेगेटिव वेक्टर के ऐड होने पर आएगा, तो वो ज़ीरो, यानी आप उसको नाम देंगे नल वेक्टर। तो बच्चों जहाँ पे रिजल्ट नल वेक्टर आ जाता है उसके बाद उसको किसी वेक्टर के साथ ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो पहले बात तो ये हुई कि किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव ऐड करें तो रिजल्टेंट नल वेक्टर है। ये आपका एक MCQ भी है। सेकेंडली, क्या नल वेक्टर सिर्फ दो वेक्टर से ही आ सकता है? नहीं, मोर देन टू वेक्टर्स, वो तादाद में कितने ही ज़्यादा हों उनका रिजल्ट भी ज़ीरो आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। यहाँ मैं दो छोटे छोटे MCQs लिखता हूँ, पहले वाले को आप पहले अंडरस्टैंड करें। अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों बताओ सेम मैग्नीट्यूड के मिनिमम कितने वेक्टर हैं जो रिजल्टेंट ज़ीरो देंगे, तो आप कहेंगे, दोबारा सुन लें, सेम मैग्नीट्यूड के मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो ज़ीरो रिजल्टेंट दें, तो आप समझ जाएंगे कि सेम मैग्नीट्यूड के मिनिमम वेक्टर 2 होंगे, एक वेक्टर और उसी का नेगेटिव वेक्टर। लेकिन अगर आप सेम मैग्नीट्यूड में से सेम का वर्ड कैंसिल कर दें तो आंसर कुछ और हो जाएगा। लेकिन मैं पहले इसका आंसर लिख लूं। दिस इंप्लाइज दैट मिनिमम नंबर ऑफ vectors are 2 that
can give null vector या जीरो रिजल्टेंट, और वो आपके सामने है, वो टू वेक्टर्स में से एक वेक्टर है और दूसरा उसी का नेगेटिव है। ओके, लेकिन अब इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। अगर बेटा आपको एग्जामिनर ये कहे कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स बताएं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन उनका भी रिजल्ट नल वेक्टर आ सकता है, आप अगर 2 को लेकर सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि दो वेक्टर्स के रिजल्ट को ज़ीरो होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट होना ज़रूरी है। लेकिन आपको कहा जाए नहीं, मोर देन 2 वेक्टर्स आप ले लें चाहे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो क्या उनका रिजल्ट भी ज़ीरो आ सकता है? तो मैं यहाँ पे पहले इसकी वर्डिंग लिख लूँ। पूरी होगी स्टेटमेंट। तो बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम ना हो और तब भी उनका रिजल्ट नल वेक्टर आए। तो ये एक डायग्राम में आप देख लें, हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड सी। अब ये ट्रायंगल किसी भी तरह से बने, राइट एंगल बने, कैसी भी बने, अगर ए बी सी की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन अगर ये ओरिएंटेड हो जाए किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स पे तो फिर इनका सम 0 आएगा। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर अनइक्वल नंबर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो कम से कम 3 वेक्टर हैं जो ट्रायंगल बनाए, और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो फिर कम से कम 2 हैं। तो ये मिनिमम के लिए आपने 2 और 3 का डिफरेंस याद रखना है। होपफुली आप इसको गेट कर गए हो। जी बच्चों, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, रिजल्टेंट वेक्टर। आप जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम्स के रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है जिसमें आप पास या फेल डिक्लेयर होते हैं या आपके परसेंटेज डिक्लेयर होती है, वो किसी एक पेपर से नहीं होती। आप जानते हैं कि तमाम पेपर्स के आप जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एक फाइनल रिजल्ट बताया जाता है कि आपका रिजल्ट क्या है। अच्छा, ये रिजल्टेंट वेक्टर फिर क्या हुआ? जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर उनका आपस में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, तो आखिर में हमें एक ऐसा वेक्टर आएगा जो बताएगा कि आपके तमाम वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, मजमुई असर क्या है। अच्छा, वर्डिंग बाद में लिखते हैं और एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। एक सादा और आसान सी मिसाल से आपने जवाब देना है बेटा। फॉर एग्जांपल, आप चलें हम अपनी सहूलत के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लेते हैं ताकि हमें इसमें बात करना आसान हो जाए। अब आप समझ गए हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। और आप ये भी जानते हैं कि ऑब्जर्वर की राइट साइड, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर की राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। इसके बाकी नाम आप जान चुके हैं। और ये वाई एक्सिस है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, और इसी तरह -1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वाई पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ। हमें यह कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चले, ओरिजिन से चला तो ओरिजिन क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट। एक बॉडी के बारे में कहा गया कि वो
स्केच के मुताबिक वो 5 सेंटीमीटर 1 2 5 मीटर, बल्कि हम इधर यूनिट यूज कर रहे हैं मीटर। तो इसको कहा गया कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर करे 1 2 3 4 एंड 5। और वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुक गया। अब आप कहेंगे कि यकीनन अपने चलने वाले पॉइंट से वो 5 मीटर दूर है। ओके, ईस्ट में गया। अब बेटा आगे अगर उसको 6 मीटर वेस्ट में जाना पड़ गया, ओके, तो आप क्या करेंगे? अपना पहला डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद वो वाई एक्सिस की तरफ 6 मीटर गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको दिखाई दे रहा है 6 मीटर एंड 5 मीटर। तो कॉमन सेंस है, आप बताएं क्या वो अपने चलने वाले पॉइंट से 11 मीटर दूर है? हालांकि अगर 6 में 5 ऐड करें तो 6 + 5 11 आता है, लेकिन आप कॉमन सेंस से आप जवाब देंगे नहीं, ये बिल्कुल अपने चलने वाले पॉइंट से 11 मीटर दूर नहीं है, बल्कि उसके लिए देखना पड़ेगा कि जहाँ से चला और जहाँ पे पहुँचा तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इन दो वेक्टर को हमने ऐड किया तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद वो बॉडी 5 मीटर वेस्ट में गया और पॉइंट एस पर पहुंचा। अब अगर इसके फासलों को जमा करें तो 6 + 5 यकीनन आप समझ गए 11, 11 + 5 17। लेकिन क्या आपने चलने वाले पॉइंट से वो आखिरी पॉइंट तक जहां वो पहुंचा है, क्या उसका फासला 17 सेंटीमीटर है? ऑफ कोर्स नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है कि ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये डिस्टेंसेस आपके पास 5 मीटर, 6 मीटर एंड 5 मीटर कवर करने के बाद अगर हम इन डिस्टेंसेस को ऐड करें तो आंसर 17 मीटर आता है, सॉरी। लेकिन वो अपने एक्चुअल पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर है? तो आप कहेंगे कि वो तो 5 मीटर दूर है और वो भी वाई एक्सिस की तरफ है। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारा जो फाइनल वेक्टर है वो डिफरेंट वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के बाद हम इसको लेते हैं, चाहे वेक्टर्स ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों। अब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब पढ़ाई जाएगी तो उस वक्त आप रिजल्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे। ये मिसाल आपके सामने एक जनरल मिसाल थी। अच्छा चलें, मैं आपके सामने ये बात पूछता हूँ, अगर एक बॉडी 10 किलोमीटर ईस्ट में जाए और फिर उसी लाइन पे 10 किलोमीटर वेस्ट में आए तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे नल वेक्टर, जिसको अभी लिखा है बोर्ड पे। कैसे? क्योंकि जब किसी वेक्टर में उसी का नेगेटिव ऐड करते हैं तो भाई वो भी तो रिजल्टेंट ही होता है ना, तो 0 भी एक रिजल्टेंट वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन फिर हुई ऐसा वेक्टर जो तमाम वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट अपने अंदर रखे, उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ए सिंगल वेक्टर और बच्चों ये जो आपको एग्जाम्पल बताइए ये आपने लिखनी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अब डिफरेंट तरह से हम जब इसको वेक्टर्स को के डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो उसके बाद आप रिजल्टेंट को बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे। ये तो एक जनरल मिसाल थी आपको समझाने के लिए। तो एक सिंगल वेक्टर है जो तमाम गिवन वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट रखता है।